देखो हम लोगों ने टोटल 2 क्लास ऑलरेडी कर रखी है हिस्ट्री की, तो पहली क्लास और दूसरी क्लास का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप 1.25x या फिर 1.5x करके देख लो, तो आपको बेसिक से चीज़ें पता चल जाएगी कि हमारी जो हिस्ट्री क्लास है वो किस तरीके से चल रही है। और जितनी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो बिल्कुल डेप्थ में, किसी भी आपको क्लास में टीचर के या फिर किसी भी बुक में इतना डेप्थ में आपको क्वेश्चंस और इतने डेप्थ में चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्योंकि एसएससी और फिर रेलवे का आप जो भी कंडीशन देख रहे हो, क्वेश्चंस स्पेशली जीके से और करंट अफेयर से काफ़ी डेप्थ में पूछता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप चाहो तो लूसेंट को इस क्लास करने के बाद एक बार पढ़ लोगे तो चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लास, और उसके बाद आपके पास लूसेंट कोई भी होगी, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो उसको आप एक बार पढ़ लेना। अब देखो, जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी लेंदी होगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको हम लोग पूरा खत्म कर देंगे इस क्लास में। ठीक है, तो अगला हर एक क्लास में हम लोग एक टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग टॉपिक वाइज हर एक जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आ गए ना, तो 100% है कि आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे एग्जाम वाले में। ठीक है, अब हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो तो 3 पार्ट में डिवाइड है, हम लोग आपको ऑलरेडी बता रखा था। पहला जो पार्ट इस तरीके का है कि भाई चीज़ें का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक काल है, ये सारी की सारी, तो लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। हम चीज़ों को सिर्फ पत्थर मिला है, कुछ चित्र मिला है, उसके आधार पर हम लोग जान पाते हैं कि इंडिया की जो पुरानी हिस्ट्री है वह पे कैसी रही होगी। जो दूसरी टाइप की हिस्ट्री है वो इस तरीके की है कि लिखित प्रमाण मिलता है, लेकिन हम उस लिखावट को नहीं पढ़ पाते हैं, और उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उस टाइप की चीज़ें होंगी जो कि बिल्कुल थर्ड पार्ट में आएंगी, कि चीज़ें लिखित भी हैं, जैसे कि हमारा ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। उसके बाद बहुत सारे यात्री भी जो कि इंडिया में ट्रेवल किए थे। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे धर्म ग्रंथ वगैरह हैं जिनमें चीज़ें लिखी हुई है, उस लिपि को हम लोग बिल्कुल ईजिली पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद हम समझ पाते हैं कि उस टाइम का भारत कैसा रहा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्लास थोड़ी सी लेंदी होगी, तो बिल्कुल पेशेंस रख के देखना, और इसका नोट्स आप बनाते जाना जरूर से जरूर। ठीक है, अब देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहाँ पे थी एक्चुअली। तो ये हमारा इंडिया का आप मैप देख रहे हो, ये हमारे इंडिया का मैप है। यहाँ पे महाराष्ट्र है, कुछ गुजरात और उसके नीचे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से लेके जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा इसका जो एरिया है वो फैला हुआ था। यहाँ पे लोग लोकेटेड थे। और इधर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे, तो उत्तर प्रदेश से लेके जो पाकिस्तान तक का पार्ट है, यानी कि इतना अगर आप जो पार्ट देखोगे, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पली बड़ी थी, यहीं पे उसका एवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, और ये है इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैप। कुछ इस तरीके का मैप था, यानी कि चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक थी। ठीक है, अब देखो, आपने मैप समझ लिया कि भाई कहाँ पे एक्चुअली कहाँ की हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आपने मैप भी देख लिया। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो भी यहाँ पे जो छोटी छोटी सिटीज़ थी, उस सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें पाई गई, और उस जो चीज़ें पाई गई थी उसका क्या अर्थ होता है, बस इसके बारे में पढ़ना है। और किस सिटी में क्या चीज़ें पाई गई, उसका क्या इंपॉर्टेंस था, और सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी और कब खत्म हो गई। तो इसके बीच का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, उसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें बस इतना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यही एग्जाम में आपके पूछता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता परिचय सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रथम और प्रमुख स्थल हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मतलब कि जो हड़प्पा है वो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यानी पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और अपने इंडिया में भी एक पंजाब है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में की थी, जबकि अगले वर्ष 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो यानी कि सिंध प्रांत पाकिस्तान की खोज की। भाई देखो, 1921 से पहले किसी को भी सिंधु घाटी की सभ्यता में बिल्कुल भी कोई सारी चीज़ें, मतलब कोई भी किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। तो 1921 में, ठीक है, दयाराम जो साहनी हैं, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था। और 1922 में, यानी कि उसके जस्ट एक साल बाद, आर डी बनर्जी जो साहब हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, बाद में इन स्थलों को विस्तृत उत्खनन, अब भाई स्टार्टिंग हो गया कि भाई कुछ न कुछ तो सभ्यता मिल रही है भारत में। तो इसका जो उस टाइम पे अंग्रेज थे, सन जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, इनके निर्देशन में एक्सटेंसिव एक्सकावेशन किया गया। इसका मतलब है कि मतलब और भी ज़्यादा खुदाई की गई, एक्सटेंसिव रूप में किया गया, और काफ़ी विस्तृत रूप में इसका खुदाई किया गया और पता किया गया कि भाई क्या था ये सभ्यता। ठीक है, तो उसके बाद से ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब लोग ने जाना। विदेशी नाम, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका एक विदेशी नाम भी था, मेलुहा। ठीक है, टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी घाटी, जो कि आधुनिक इराक है, अभी फिलहाल इसको आधुनिक इराक बोलते हैं, मॉडर्न डे इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु घाटी क्षेत्र को मेलुहा के नाम से जानते थे। यानी कि जो
सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उस टाइम पे एक साइड में जो कि इराक के साइड में भी एक सभ्यता पल बढ़ रही थी, उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, उसी टाइम पे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इराक में पल बढ़ रही थी। और इराक के जो लोग हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे, वो सिंधु घाटी को मेलुहा नाम से जानते थे। ठीक है, चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फास्ट करते जाएंगे, अभी स्टार्टिंग है तो आपको मैं थोड़ा सा स्लो से बता रहा हूँ। उनके व्यापारिक अभिलेखों, ट्रेड रिकॉर्ड में मेलुहा का उल्लेख मिलता है। किसके ट्रेड रिकॉर्ड में? इनके मेसोपोटामिया सभ्यता का जो ट्रेड रिकॉर्ड है उसमें मेलुहा का नाम मिलता है। और मेलुहा का मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार भी करते थे। यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो अपने इंडिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके के लोगों से व्यापार भी करते थे। और किस रास्ते व्यापार करते थे? समुद्री रास्ते व्यापार भी किया करते थे। यानी उस टाइम पर भी भाई व्यापार वगैरह हो रहा था। काल निर्धारण, भाई काल निर्धारण का मतलब कि हमें टाइम कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी और वो कैसे पता चलेगा? तो एक पद्धति, एक विधि है C14 रेडियो कार्बन परीक्षण के द्वारा इस सभ्यता का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बना दिया था क्लास 1 में, उसको आपने नहीं देखा तो देख लो। तो यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के बीच में जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो पली बड़ी थी, उसका काल यही माना जाता है। कुछ आधुनिक अनुसंधान इसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भी बताते हैं, लेकिन जेन्युइनली इसको माना जाता है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ खोज वगैरह होती है, लोग ज़मीन को खोदते हैं, पत्थर निकालते हैं, उसको साफ़ करते हैं और उसको फिर बाद में रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई किस तरीके की चीज़ें थी उस टाइम पे, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमुख खोजकर्ता। अब बहुत सारे खोजकर्ता थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ों की खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। यही सब क्वेश्चन पूछने, जितने भी फैक्ट्स हैं सब कुछ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप नोट करते जाना है बस, अब और चीज़ में आपको माइंड में बैठाते जाना है और बाद में रिवाइज कर लेना है। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने की थी 1922 में। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, SR राव ने इसकी खोज की थी। तो देख लो बहुत सारी सिटीज़ हैं और वो अलग अलग स्टेट्स में हैं आज के टाइम पे, और उनकी खोज भी है वो अलग अलग इंसानों ने अलग अलग टाइम पे की थी। इसी तरीके से जो कालीबंगन है राजस्थान में है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसकी खोज जगतपति जोशी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के चरण। अब जो हड़प्पा सभ्यता है उसे कई सारे चरण थे, मतलब फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण, थर्ड चरण। ठीक है, तो सबसे प्रारंभिक जो एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता को 3 चरण में डिवाइड किया गया था। प्रारंभिक हड़प्पा चरण यानी अर्ली हड़प्पन फेज लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में इसका जो टाइम पीरियड था, मतलब इस टाइम पे ही बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुआ था। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर अपने पतन की तरफ बढ़ा, मतलब जिस टाइम पे वो खत्म हुआ तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। यह काल सभ्यता के विकास का प्रारंभिक चरण था, मतलब स्टार्टिंग ही हुआ था इस टाइम पे। किस टाइम पे? 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में। इसमें ग्रामीण बस्तियों का उदय हुआ, मतलब ग्रामीण चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, अभी नगर नहीं आया था। और नगर योजना के प्रारंभिक रूप देखे गए, यानी कि ग्रामीण बस्ती तो स्टार्ट हो गई थी लेकिन जो नगर योजना है वो तो भी थोड़ा थोड़ा देखने को इसमें मिला था। इस चरण में कच्ची ईंटों के प्रयोग के साथ साथ कृषि भी, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन वगैरह भी देखने को मिले और इसका भी विकास उस टाइम पे हुआ प्रारंभिक चरण में हड़प्पा सभ्यता के। इसका जो प्रमुख स्थल था भाई, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ पे थी? मेहरगढ़ में थी, कोट दीजी में थी, अमरी में थी, कालीबंगन में थी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अर्ली लेवल के जो जगह हैं उनका नाम यहाँ पे दिया, तो इनको ही बस आपको रिलेट करते जाना है कि ये जो सिटीज़ हैं या फिर ये जो जगह हैं ये हड़प्पा सभ्यता के जगह हैं। एग्जाम में आपके पूछता है। उसके बाद जो दूसरा चरण आया उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता थोड़ा सा विकास की तरफ बढ़ा। विकसित हड़प्पा चरण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की तरफ, यानी कि थोड़ा थोड़ा ईसा पूर्व की तरफ आप झुकते जाओगे, बढ़ते जाओगे। यह हड़प्पा सभ्यता का स्वर्ण युग था, गोल्डन टाइम था। कोई भी जो सभ्यता होती है वो बिल्कुल मिड में ही सबसे पीक पे होती है। स्टार्टिंग में तो वो स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, और मिड में हुई वो पूरे अपने गोल्डन टाइम पे होती है और लास्ट में तो खत्म हो रही होती है। तो जो मिड टाइम था वो विकसित हड़प्पा चरण था, जो कि सेकेंड वाला चरण था। इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी? इस समय तक शहरों का पूर्ण नियोजन यानी वेल प्लान्ड सिटीज़ बन चुकी थी। पक्की हुई ईंटों का उपयोग उस टाइम पे किया गया, समझ रहे हो, अभी से 5000 साल समथिंग पहले। जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम का भी विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया। व्यापारिक संगठन यानी कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लगे, ठीक है, जैसे इस टाइम पे WTO वगैरह है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस तरीके से उस टाइम पे भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लगे और विकसित हो चुके थे।
इस चरण के प्रमुख नगर थे। अब इस चरण में कौन कौन से नगर आए? हड़प्पा आया, मोहनजोदड़ो आया, देखो मोहनजोदड़ो को इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखते हैं मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, चनहूदड़ो और बनवाली। ठीक है, ये जो जगह हैं ये आपके मिड हड़प्पा सभ्यता के टाइम के पीरियड के स्थल थे। फिर अंतिम चरण आया जो कि बिल्कुल एंड वाला टाइम था हड़प्पा सभ्यता का। ये 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के आसपास आया और 1400 ईसा पूर्व के बाद से ही हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो लगभग स्टार्ट हुआ। तो इस टाइम पे खत्म हो रहा था। इस काल में नगर व्यवस्था का पतन प्रारंभ हुआ, मतलब जो अर्बन सिटीज़ वगैरह हैं उनका पतन, यानी कि वो बिल्कुल डिक्लाइन पे, यानी वो खत्म होने स्टार्ट हुए। शहरी जीवन घटने लगा, व्यापार भी कमज़ोर हो गया और लिपि यानी कि जो स्क्रिप्ट है, लिखावट है, उसका भी प्रयोग बंद हो गया। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस टाइम पे सारी चीज़ें बंद होने लगी। कुछ क्षेत्रों में यह सभ्यता गंगा यमुना के मैदानों, यानी कि जो यूपी और हरियाणा वाला पार्ट है, दिल्ली वाला, उधर की तरफ स्थानांतरित हो गई। यानी कि उधर की जो सभ्यता थी वो यूपी और जो हरियाणा दिल्ली वाला पार्ट है इधर की तरफ धीरे धीरे लोग आने लगे। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? जो लास्ट वाला फेज चल रहा था हड़प्पा वाला, रंगपुर था, सुरकोटडा था, आलमगीरपुर था, भरतपुरा था। ये सारे के सारे आपके लास्ट जो फेज था हड़प्पा सभ्यता का, ये सारे के सारे स्थल है। ये स्थल कहाँ कहाँ पे हैं ये भी हम अभी आगे देखेंगे। और ये कुछ इस तरीके का मैप था, अभी ऊपर से लिया हुआ मैप है भाई, देख रहे हो, ग्रिड सिस्टम इसी को बोलते हैं। लाइक की जो ऐसे देख रहे हो ना, सड़कें बिल्कुल परफेक्ट गई हो, इस तरह 90 डिग्री कटी हो, दुकान ऐसे हो, मतलब ग्रिड सिस्टम इसी को बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल स्क्वायर और साथ साथ रेक्टेंगल फॉर्म में होती हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। शहरी नियोजन यानी कि अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन टाउन की प्लानिंग, जो नगरों को आयताकार ग्रिड पैटर्न, अभी आपको मैंने बताया ग्रिड पैटर्न कैसा होता है, कुछ उस तरीके से बसाया गया था जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती थी। ऐसा नहीं कि घर ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है, रोड ऐसे गई है, बिल्कुल परफेक्टली वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। किस टाइम पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, और नगर जो है वो 2 भाग में डिवाइडेड था। एक एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है, सारी चीज़ आपको बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ। जो नगर है वो 2 भाग में डिवाइडेड था। गढ़ यानी कि जिसको हम लोग सिटाडेल बोलते थे, वो ऊंचा एक भाग था, घर का ऊंचा भाग था, जहाँ शासक वर्ग यानी कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, जो अमीर लोग थे या फिर जो रूल करते थे उस जगह पे, वो लोग, और साथ साथ प्रशासनिक इमारतें जहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम होते हैं, जैसे कि कोई विभाग वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें ऊपर स्थित थी। और उसके बाद एक दूसरा जो पार्ट था वो निचला पार्ट था, लोअर टाउन जिसको बोलते हैं, जहाँ आम लोग रहते थे, जैसे हमारे आपके जैसे लोग, कॉमन लोग रहते थे। वहाँ के जो जनता है वो निचले वाले पार्ट में रहती थी। घर एवं निर्माण शैली कैसी थी, यानी कि जो हाउस है उसका आर्किटेक्ट कैसा था। अधिकांश जो घर हैं पकी हुई ईंटों यानी कि बेक्ड जो ब्रिक होते हैं उनसे बने हुए थे, जिसमें आंगन भी था और कई कमरे होते थे। ठीक है, प्रत्येक घर में कुएं होते थे और स्नानाघर यानी बाथरूम भी होते थे, जो उस समय की उन्नत जीवन शैली, एडवांस लाइफ स्टाइल को दर्शाते हैं। घरों के बीच से जल निकासी की नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम भी भाई उस टाइम पे था, समझ रहे हो, गुजरती थी, जो मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। यानी घर जो है उससे, ये देख रहे हो, यही नाली है वहाँ का। ठीक है, इस तरीके से नालियाँ भी होती थी और जो मेन रोड था उसके से जाके मेन रोड के किनारे किनारे जो नालियाँ थी उससे ये लोग कनेक्टेड थे। तो मतलब कितना वेल प्लान्ड उस टाइम पे चीज़ें थी वो आप समझ सकते हो। जल निकासी की जो प्रणाली यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफ़ी वहाँ का उस टाइम पे अच्छा था। इस सभ्यता की सबसे उन्नत विशेषता, मोस्ट एडवांस फीचर, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे एडवांस फीचर की अगर आप बात करोगे तो वो था जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है, पकी हुई ईंटों की नालियाँ भी पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी, पत्थर के ढक्कन उस पर लगे हुए थे, स्टोन कवर्स, और भूमिगत सीवेज नेटवर्क भी था। यानी कि उस टाइम पे अंडरग्राउंड सीवेज नेटवर्क भी उस टाइम पे पाया जाता था। आधुनिक नगर नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग की याद दिलाते हैं। लगभग हर घर की नाली, हाउस ड्रेनेज मुख्य सड़क की नाली से जुड़ी होती थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। व्यापार और आर्थिक संगठन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आपको मतलब एक सीरीज़ में बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी, चीज़ें बिल्कुल मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छे से इन तक देखना और नोट्स बनाते रहना और दिमाग में सारी चीज़ें इमेजिन करते हुए चलते जाना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ चीज़ों को इमेजिन करना, नोट्स बनाना और उसको लुसेंट से रिवाइज कर लेना, या फिर इस क्लास को रिवाइज कर सकते हो। देखो, व्यापार और आर्थिक संगठन किस तरीके से था। मानवीकृत तौल और माप प्रणाली यानी कि स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ वेट, यानी कि जो माप प्रणाली है ना, इस तरीके से आप देखा होगा, बटखरा जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे 6 kg का 5 kg का होता है, वो भी उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। इसमें चूना पत्थर यानी जो लाइम स्टोन है उसका ये बना हुआ था, और चट्टान को और लाइम स्टोन जो होता है चूना पत्थर, उसको मिक्स करके घनाकार बाट क्यूबिकल वेट का प्रयोग होता था। ठीक है, उस टाइम पे
मुद्राएं जो थी, यानी कि आपने देखा होगा स्टैम्प वगैरह जो होते हैं उसका भी प्रयोग होता था। उसका प्रयोग किस लिए होता था? जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अ, उसका उसको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो और जो वस्तु होती है उनकी पहचान के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका प्रयोग होता था। जो भी आपने देखा होगा ना, इस तरीके ऑफिसेज में होते हैं, किसी का सीनियर का ऑफिसर्स का उसमें स्टैम्प होता है, वो चीज़ का भी उस टाइम प्रयोग होता था और इसके लिए उनका प्रयोग होता था। अब उसके बाद जो मेसोपोटामिया, बहरीन और ओमान के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसका व्यापार भी होता था किसके किसके साथ? मेसोपोटामिया, बहरीन और ओमान। और इंग्लिश में उनका नाम ये है कुछ, ठीक है, इंग्लिश में नाम थोड़ा अलग है। लिपि, उस टाइम पे कुछ लिपि भी पाई जाती थी। लिपि जैसे हिंदी है, संस्कृत है, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सारी की सारी जो लिपियाँ हैं उस टाइम पे क्या पाई, जैसे देवनागरी लिपि है, ठीक है। बाकी जो हिंदी वगैरह तो लैंग्वेज है, लिपि जो है वो देवनागरी है। तो हड़प्पाई लिपि उस टाइम पे थी चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक थी, जिसमें लगभग 400 सांकेतिक सिंबल पाए जाते हैं। मतलब उस टाइम पे जो लिपि है ना वो सांकेतिक थी, यानी कि किसी चीज़ का चित्र बना दिया जाता था। अभी हम लोग ऐसे क लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पे चीज़ों का चित्र बनाया जाता था और 400 सांकेतिक चित्र यानी सिंबल्स उस टाइम पे पाए जाते हैं। अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसी वजह से सेकेंड वाली हिस्ट्री में इसको ऐड किया गया है, जिससे प्रशासन और संस्कृति की पूरी समझ अभी तक नहीं हुई है, वो थोड़ी सी अधूरी है। चीज़ों को बस संकेतों के माध्यम से हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। सभ्यता की परिष्कृता यानी कि रिफाइनमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। सुनिश्चित नगर, वेल प्लान्ड सिटीज़ थी, जल प्रबंधन था, व्यापारिक नेटवर्क थे, कलात्मक मुहरें थी। मैंने आपको बताया बहुत सारे मुहर का भी यूज़ होता था चीज़ों को सर्टिफाई करने के लिए। इस सभ्यता के उन्नत, एडवांस और संगठित सामाजिक ढांचे वेल ऑर्गेनाइज सोशल स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके भी मेजर जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन कौन से स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेट कोई अदर सिटीज़ करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई अलग करते हैं, तो सबसे अलग अलग करते हैं। तो पूछता है कि भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से कनेक्टेड थी, नहीं थी, या फिर ये कहाँ पे पाई जाती है। तो चीज़ों को हम थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं, ठीक है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल, पूर्व मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल में स्थित है, ठीक है। खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखो एक एक चीज़ें 2 या 3 बार भी आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन अगर बिल्कुल चीज़ों को सीरीज में पढ़ना है तो एक एक चीज़ 2-3 बार आ जाती है। खोज 1921 में की गई थी। नगर संरचना, शहर को 3 भागों में बांटा गया था, आपको मैंने बता दिया। गढ़ था जो कि सिटाडेल बोलते हैं, मिडिल टाउन था और लोअर टाउन था जिसको निचला शहर हम लोग बोलते हैं। धातुएं, धातु यहाँ के लोगों को तांबा वर्तमान राजस्थान क्षेत्र खेतड़ी के खदानों से प्राप्त होता था। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तांबा का उपयोग करते थे, लेकिन वो तांबा कहाँ से लेते थे? तो राजस्थान में जो खदान है जिनको खेतड़ी की खदानें बोलते हैं, वहाँ से ये लोग तांबा को उठाते थे, ठीक है। प्रमुख खोजें, उस टाइम पे खोजें कौन कौन सी हुई थी भाई? 6 अन्न भंडार देखने को मिले हैं, श्रमिकों के क्वार्टर भी देखने को मिले हैं उस टाइम पे, वर्क्समैन क्वार्टर। 2 बलुआ पत्थर की मूर्ति भी वहाँ पे मिली है जो कि मानव संरचना की, मानव जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। हिरण पर हमला करता वो कुत्ता भी पाया गया है। छोटी बैलगाड़ियाँ पाई गई हैं। कब्रों से प्राप्त मानव के अवशेष भी पाए गए, यानी कि उस टाइम पे दफनाने की प्रथा थी, जलाने की प्रथा नहीं थी। मैं ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला जिसको बोलते हैं, उपनाम इसका है मृतकों का टोला और मृतकों का टीला, और इंग्लिश में इसको मोहनजोदारो बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग है। इसका जो स्थान है मोहनजोदारो का वो कहाँ पे है? यह स्थान सिंध प्रांत, दक्षिण जो पाकिस्तान है वहाँ सिंधु नदी की तट के किनारे था। वो कहाँ पे था? रावी नदी तट के किनारे। और ये कहाँ पे है? मोहनजोदारो सिंधु नदी तट के किनारे, और वो भी कहाँ? दाहिने किनारे। भाई ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे दाहिने किनारे, बाएं किनारे, इसी वजह से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में कर रखा है। दाहिने किनारे पर स्थित था। खोज क्या क्या थी? इसकी खोज 1922 में आपको पता है, आर.डी. बनर्जी ने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। नगर नियोजन कैसा था? नगर 2 भागों में विभाजित था, मैंने आपको ऊपर भी बता रखा था। ऊंचा भाग जहाँ सार्वजनिक इमारतें थी स्थित थी, और निचला लोअर टाउन जहां सामान्य निवास क्षेत्र स्थित था। आपको मैंने ये सारी चीज़ें ऊपर ऑलरेडी बता रखी है। यह एक पूर्ण ग्रिड पैटर्न वाला शहर नहीं था, ठीक है। यानी जो मोहनजोदाड़ो था ये ग्रिड पैटर्न वाला इस टाइप का शहर नहीं था, परंतु फिर भी अत्यंत विकसित, वेल डेवलप्ड था। वेल डेवलप्ड था लेकिन
ग्रिड वाला नहीं था। याद रखना कि पूछेगा ग्रिड वाला कौन सा था तो वो अलग होगा। और जो हमारा मोहनजोदाड़ो वो ग्रिड सिस्टम पे आधारित नहीं था। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था ड्रेनेज सिस्टम विश्व की सर्वोत्तम प्रणालियों में से एक थी। यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ का था तो मोहनजोदाड़ो का था। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा सबसे बेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कहाँ का था, मोहनजोदाड़ो का था। हड़प्पा दे देगा तो उसका आपको नहीं टिक करना है। महत्वपूर्ण खोजें तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्न भंडार देखने को मिला था, जहाँ पे खाद्य भंडार आपको पता ही होगा, चावल गेहूँ उस टाइम पे जो भी होता रहा हो उसका भंडार वहाँ पे देखने को मिला था। बुने हुए कपास का टुकड़ा पीस ऑफ वुलन कॉटन वो भी यहाँ पे देखने को मिला था। और विश्व का प्रथम कपास उपयोग का प्रमाण भी कहाँ पे मिलता है, मोहनजोदाड़ो में मिलता है, जिससे भारत को कॉटन की जन्मस्थली कहा जाता है। भाई कॉटन की जन्मस्थली कहाँ है, इंडिया में। और इंडिया में सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे मिला था, मोहनजोदाड़ो में मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेना। कांस्य की नृत्य करती लकड़ी, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, तो ये कहाँ पे मिलता है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। डांसिंग गर्ल जिसकी हाइट थी 11.5 सेंटीमीटर, कांस्य की बनी हुई थी, आत्मविश्वासी मुद्रा वाली, कलात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, पशुपति महादेव की मुहर भी मिली थी। शैव परंपरा का जो कि बताती है कि भाई उस टाइम पे शैव जो परंपरा है वो भी उस टाइम पे फल फूल रही थी। पुजारी राजा का भी मूर्ति मिला था, दाढ़ी वाले व्यक्ति की स्टेटाइल से बनी मूर्ति। ठीक है, ये एक मेटल होता है। कांस्य की भैंस भी मिली थी, नक्काशीदार मोहरें मिली थी, तराजू मिला है, पैमाना और बाट वगैरह मिला है। बाट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बाट आपका स्टोन और साथ साथ जो लाइम स्टोन है उसको मिक्स करके बना हुआ था। सोना और जेस्पर के आभूषण, बच्चों के खिलौने, तांबे के उपकरण वगैरह भी वहाँ पे मिले हैं। अतिरिक्त तथ्य, मोहनजोदाड़ो की जो सड़कें उनकी चौड़ाई लगभग 10.5 मीटर की थी। यहाँ से प्राप्त कपास को ग्रीक लेखक हेरोडोटस, इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े मतलब इतिहासकर्ता या फिर क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़े प्राचीन ये इतिहासकर्ता थे, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, नगर में लगभग 700 से अधिक कुएं थे। कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। प्रत्येक घर या समूह के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध थी, हर घर के लिए, हर घर जल योजना थी उस टाइम पे। बहुमंजिला इमारतें भी थी का उल्लेख भी मिलता है, जो उन्नत निर्माण तकनीकी दर्शाता है। ग्रेट बाथ, यानी कि बात करने के लिए भी अभी होता है ना बाथ टब, उस टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े बाथ टब हुआ करते थे। 1920 के दशक में एक बड़े परिसर के हिस्से के रूप में मिली है और लोगों को लगा कि भाई ये कोई बड़ा परिसर है, लेकिन एक्चुअली वो बाथ टब था, समझो। और इसका जो आकार था वो 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था, मतलब 7 मीटर चौड़ा नहाने वाला जगह था। और 2.4 मीटर गहरा, लगभग 897 वर्ग फुट का इसका जो एरिया है वो था। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, यह संरचना ईंटों से परिबद्ध दीवारों, ब्रिक लाइंड वॉल से बनी थी। प्लास्टर से लेपित फर्श, यानी कि प्लास्टर से लेपित फर्श भी थे। और इसे प्राकृतिक टार के परत से जल रोधक भी बनाया गया था। भाई समझ लो कितना ज़्यादा उन्नत तकनीकी उस टाइम पे यूज़ होती थी। महत्व क्या है, संभावना है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए उस टाइम पे किया था। जो मैं बात तब की बात कर रहा हूँ ना, उसके बारे में ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा यह शहर के लिए जलाशय की टंकी के रूप में भी कार्य करता था। ये इतना बड़ा था कि शहर के जलाशय के रूप में भी ये काम करता था। अब देखो एग्जामिनर इन सारी छोटी छोटी जो जगहें देख रहे हो इनके बारे में पूछने लगा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में डायरेक्टली, और जो सिंधु सभ्यता है या फिर मोहनजोदाड़ो उनके बारे में डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा वो डेप्थ में जाके इन सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस बना रहा है। ठीक है, तो इन जो छोटी छोटी जगह हैं ये आज के टाइम में कहाँ स्थित हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं और उस टाइम पे इसका क्या इंपॉर्टेंस था, वही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो कुछ जगह हैं 10 से 12 के आसपास, उनके बारे में हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो खेतड़ी एक जगह थी, ये इस टाइम के राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। और इसका महत्व क्या था, उस टाइम पे तांबे की जो खदानें वो यहाँ पे उसके लिए प्रसिद्ध था, जहाँ से जो हड़प्पा वासी हैं वो तांबा प्राप्त करते थे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो तांबा जो है वो हड़प्पा वासी जो खेतड़ी है राजस्थान में स्थित है वहाँ से उठा के ले जाया करते थे और औजार बनाते थे, भाले बनाते थे, चाकू बनाते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे और आभूषण वगैरह भी बना के वो तांबे का पहनते थे। तो उस टाइम पे उन तांबे का खोज ऑलरेडी हो रखा था और तांबे का प्रयोग काफ़ी तेज़ी से होता था, जो कि अरावली पर्वतमाला में स्थित एक खेतड़ी नाम की जगह थी, वहाँ से उठा के ले जाते थे। इसी तरीके से जो लोथल है ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो भाई जो लोथल है वो गुजराती कैम्बे की खाड़ी, जिसको खंभाती खाड़ी बोलते हैं, उसके निकट एक नदी बहती है, भोगवा नदी, वहाँ पे ये स्थित है।
लोथल। इसकी खोज 1953 यानी 1953 में आर राव द्वारा की गई थी। पूरा नाम है एस आर राव के द्वारा की गई थी। इसका जो उपनाम है लघु हड़प्पा, यानी कि लघु हड़प्पा किसको बोलते हैं? लोथल को लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं भाई, वो हम आगे देखेंगे। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि लोथल में पक्की ईंटों की जल निकासी व्यवस्था थी, यानी कि लोथल में भी पक्की ईंटों की जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो थी। और महत्वपूर्ण खोजें, यानी कि क्या क्या वहाँ पे मिला है लोथल में, तो वो हम देख लेते हैं। विश्व का पहला मानव निर्मित बंदरगाह, यानी कि फर्स्ट मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह जहाँ पे जहाज रुकते हैं, वो हमें लोथल में मिला है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे से जुड़ा था और समुद्री व्यापार का केंद्र भी वही था। गोदी यानी कि डॉक यार्ड 218 इंटू 37 मीटर का विशाल ढांचा जो ज्वार भाटा नियंत्रण करने हेतु बना था। मतलब समझ रहे हो कितने एडवांस थे उस टाइम के लोग कि जो ज्वार भाटा को नियंत्रित करने के लिए एक गोदी यानी कि डॉक यार्ड का भी निर्माण कर चुके थे। चावल की भूसी भी वहाँ पे मिली है। चावल के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक है। अग्निवेदियाँ आपको पता होगा, यहाँ पे जहाँ पे यज्ञ वगैरह किया जाता है ना, वो भी वहाँ पे मिली है। धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदान की परंपरा का संकेत भी वहाँ पे मिलता है, यानी कि उस टाइम पे बलिदान, यानी कि आपको पता है जो बलि वगैरह होती है वो सारी चीज़ें भी होती थी और यज्ञ वगैरह का भी प्रमाण वहाँ पे मिलता है। शतरंज का खेल जो है वो भी वहाँ पे देखने को मिला है। मनोरंजन के साधनों का प्रमाण भी वहाँ पे मिला है। कब्रिस्तान का भी जो संकेत है वो वहाँ पे मिला है। हाथी दांत का पैमाना भी मिला है, यानी उस टाइम पे हाथी होती थी। तांबे का कुत्ता भी मिला है भाई, और विविध शिल्पकार के उदाहरण भी वहाँ पे मिलते हैं। अतिरिक्त तथ्य, लोथल को भारत का सबसे पुराना बंदरगाह नगर माना जाता है। यहाँ से मेसोपोटामिया और ओमान के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, यानी ओमान और मेसोपोटामिया जो कि उस टाइम की सभ्यता थी, ठीक है, उसके पैरेलल चल रही थी समथिंग समथिंग सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल चल रही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो वहाँ से ट्रेड भी अपने इंडिया का होता था। कहाँ से होता था? लोथल से होता था, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। चनहूदड़ो, उसके बाद आता है चनहूदड़ो। इसका स्थान है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, सिंधु नदी के पास में। इसकी खोज हुई थी 1931 में। खोज किसने किया था? NG मजूमदार के द्वारा चनहूदड़ो की खोज की गई थी। विशेषता, यह एकमात्र हड़प्पा नगर था जिसमें गढ़ यानी सिटिडल नहीं था, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना किसी भी नगर का, वो नहीं था। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसका उपनाम, चनहूदड़ो का उपनाम था। भारत का लंकाशायर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम पे चनहूदड़ो को कहा जाता था। कपड़ा उद्योग और मनका निर्माण के कारण, मनका क्या होता है? ये है मनका भाई, ठीक है। इसी मन का निर्माण और कपड़ा उद्योग के कारण उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे कि इस टाइम पे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चमड़े की चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, इस वजह से। इसी तरीके से है। महत्वपूर्ण खोजें, मनका बनाने की दुकान, बेड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग या बेड मेकिंग बोलते हैं, मुझे मनका की स्पेलिंग नहीं पता है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था भाई। व्यापारिक उत्पादन का केंद्र था। स्याही का बर्तन, इंक पॉट, लेखन प्रणाली के उपयोग का प्रमाण भी वहाँ पे मिलता है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का भी प्रमाण मिलता है। शंख काटने का कार्य भी होता था। धातु व तांबे के औजार भी मिले हैं। चाकू, भाले, कुल्हाड़ी, मुहरें व बाट, वजन बनाने के यंत्र, उन्नत शिल्प और उद्योग का प्रमाण भी वहाँ पे मिलता है। अतिरिक्त तथ्य, यहाँ से प्राप्त मिट्टी के खिलौने और उपकरण घरेलू उद्योग उन्नति को दर्शाते हैं, यानी कि जो घर घर बोलते हैं ना कि भाई हर घर में व्यापार, वो सारी चीज़ें, लघु उद्योग भी वहाँ पे देखने को मिलता था। धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, और यूनेस्को साइट भी है शायद ये धौलावीरा। स्थान धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ के रण ऑफ कच्छ में लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो आप देख रहे हो जितनी भी सभ्यताएं वो मैक्सिमम नदी के किनारे ही उपस्थित थी। जितनी भी चीज़ें हैं अभी भी देखोगे तो मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं अच्छे अच्छे, वो सारे के सारे नदी के किनारे ही स्थित होते हैं। तो जो धौलावीरा है वो कच्छ के रण लूनी नदी के किनारे स्थित था। 1968 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था। मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता रखा था कि किस जगह का खोज किसने किया था, तो यहाँ पे धीरे धीरे आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ते जा रहे हो। इसकी विशेषता तो यह कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा जगह स्थित था? धौलावीरा स्थित था। इसकी विशेषता क्या थी धौलावीरा की? नगर 3 भागों में विभाजित था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। नगर की जो दीवारें हैं वो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी हुई थी। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का प्रयोग उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होता था। मैंने आपको बताया कि जो बाट था ना जिससे तौलते थे सामान को, वो भी लाइमस्टोन और स्टोन से ही बना हुआ था। या यहाँ हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वरी पाई गई भाई साहब। मतलब हड़प्पा सभ्यता की उस टाइम पे खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन भी उस टाइम पे उन लोगों ने बना रखा था। कहाँ पे बना रखा था ये चीज़ आपको याद रखनी होगी।
देख लो, ये बना रखा था भाई धौलावीरा में, पहला ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। और जल संचयन की प्रणाली, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी उस टाइम पे था, जैसे कि बांध है, तटबंध है, जलाशय है और नालियों का जाल वगैरह भी वहाँ पे देखने को मिला। बड़ा खुला मैदान, स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिला। संभवतः सार्वजनिक संभावनाओं या फिर सभाओं या फिर खेलों वगैरह के लिए ये चीज़ देखने को मिलती है। रॉक कट वास्तुकला और सीढ़ीदार जलाशय भी देखने को मिला, जैसे कि अभी आप राजस्थान में देखे होगे ना, सीढ़ीदार इस तरीके का आपको जलाशय देखने को बीच में जलाशय होता है और सीढ़ी से नीचे आना होता है, तो उस टाइप की भी कुछ आकृति यहाँ पे देखने को मिलती थी। हड़प्पा लिपि का 10 प्रतीकों वाला विशाल शिलालेख, लार्ज साइन बोर्ड विथ 10 इन द सिंबल्स भी यहाँ से मिला, जो सबसे बड़ी लिपि खोज मानी जाती है। देख रहे हो भाई कितनी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं। अतिरिक्त तथ्य भी हम लोग पढ़ लेते हैं। धौलावीरा का जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट प्राचीन काल की आधुनिक इंजीनियरिंग, एडवांस इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ 16 जलाशय खोजे गए। तो कितने जलाशय खोजे गए? 16 जलाशय खोजे गए। मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जलाशय हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिले? तो वो आपको धौलावीरा में देखने को मिले थे, ठीक है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और सर्वाधिक संरक्षित स्थल, बेस्ट प्रिजर्व साइट है, जो 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल, ओवर 100 हेक्टेयर्स इन एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बनावली के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बनावली वो हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी किनारे तट पर स्थित है। मैंने आपको बोला ना कि जितने भी आपको शहर देखने को मिलेंगे, जगह देखने को, प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी नदी के किनारे देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बनावली किसके किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। खोज 1974 में RS बिस्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा यानी कि प्री हड़प्पन और विकसित हड़प्पा दोनों काल के अवशेष मिले हैं। महत्वपूर्ण खोजें क्या क्या थी यहाँ की? बनावली में क्या क्या चीज़ें मिली थी? देखो, यहाँ से मनके बनाने, जौ के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? बनावली यानी कि हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। अर्ध कीमती पत्थरों की चूड़ियाँ और सोने की मोती, यानी उस टाइम पे सोने भी मिलने लगे थे, सोने की मूर्ति भी प्राप्त, सोने के मनके या फिर मोती भी प्राप्त हुए, ठीक है। इसके अलावा टेराकोटा का आपने मूर्ति देखा होगा, वो शंख के आभूषण, चर्ट ब्लेड, हाथी दांत तथा तांबे की मछली के कांटे भी वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो तांबा वगैरह भी वहाँ पे पाया जाता था, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ रखे हो। कहाँ से उठाते थे? राजस्थान से उठाते थे। जले हुए जौ के दाने भी पाए गए हैं। उस समय की कृषि गतिविधियों का प्रमाण है कि भाई उस टाइम पे कृषि वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी होती थी। साथ ही उत्कृष्ट स्टीटाइट मोहरें भी पाई जाती थी। टेराकोटा सीलें और जानवरों की मूर्तियाँ उस युग के धार्मिक और कलात्मक जीवन के संकेत देती हैं, ठीक है। अतिरिक्त तथ्य भी पढ़ लेते हैं। बनावली में घरों का निर्माण आयताकार योजना, रेक्टेंगुलर लेआउट पर किया गया था, यानी रेक्टेंगल घर थे। यहाँ से सड़क व्यवस्था जो कि स्ट्रीट प्लानिंग थी और अनाज भंडार प्रणाली के अवशेष रिमेन्स भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सुरकोटडा के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा है। स्थान कहाँ था सुरकोटडा? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में था, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? JP जोशी के द्वारा किया गया था 1964 में। महत्वपूर्ण खोजें, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि यह संकेत देती हैं कि हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित, यानी उस टाइम पे घोड़े भी पाए जाते थे और हाथी के दांत मिले तो हाथी भी वहाँ पे पाए जाते थे। किलेबंदी यानी कि जो फोर्टिफिकेशन है, वो जो भी किला होता है उसके किनारे किनारे जो ऐसा उसको बंद कर दिया जाता है ना, दीवार बना दी जाती है, उसके और साथ साथ पत्थर की दीवारों के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। अतिरिक्त तथ्य, सुरकोटडा में तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन और घोड़े के अस्तबल जो यूनिक है ना, जैसे कि मिट्टी के बर्तन तो बहुत जगह मिले हैं, तांबे के औजार बहुत जगह मिले हैं, लेकिन यूनिक क्या इसके बारे में? घोड़े के अस्तबल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही बस पूछता है कि घोड़े के अस्तबल कहाँ पे मिले हैं। तो भाई कहाँ पे मिलेंगे वो मिलेंगे आपके सुरकोटडा में, ठीक है, समझ गए। तो यही सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। खुदाई अमरेंद्र नाथ ने के निर्देश में की गई थी। पार्टिकुलरली यही तो नहीं करेंगे, कुछ लोग लेके गए होंगे, तो इनके निर्देश में की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसका मुख्य तथ्य क्या था? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड पे ये था। शहर नियोजन था, जल निकास प्रणाली थी, घरों की संरचना अत्यंत विकसित थी। यहाँ से बड़े अन्नागार, मिट्टी के बर्तन, मन के कंकाल और धातु के औजार मिले, जो कि कॉमन ही हर जगह से मिल रहे थे। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ में बन रहा है। तो बस राखीगढ़ में आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि भाई यहाँ पे
यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जो यूनिक है उसको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको बस रिलेट कर लेनी है, ठीक है। अतिरिक्त तथ्य, राखीगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 350 हेक्टेयर है, जो मोहनजोदड़ो और धौलावीरा से भी बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसीलिए है। रंगपुर, अब रंगपुर भी ये एक है। रंगपुर कहाँ पे स्थित था? गुजरात के वनावाला गांव के पास खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसकी खोज 1935 में एम एस वत्स के द्वारा की गई थी। इसकी महत्वपूर्ण जो खोजें हैं, पौधों के टुकड़े, देखो ये अलग देखने को मिला। रंगपुर में पौधों के टुकड़े, चावल, बाजरा, जौ के अवशेष, यानी कृषि के जो प्रमाण अच्छे से मिल रहे हैं वो आपके रंगपुर में मिल रहे हैं, जो कि गुजरात के वनाला गांव में स्थित है, ठीक है। महत्वपूर्ण खोजें हमने आपको बता दिया, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, हड्डी के औजार भी मिले हैं, और घरों के अवशेष भी मिले हैं, और ग्रामीण जीवन के संकेत मिले, क्योंकि ग्रामीण जीवन है मतलब कि कृषि के प्रमाण तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ही। अतिरिक्त तथ्य की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से प्राप्त धान राइस हस्क के प्रमाण दर्शाते हैं गुजरात क्षेत्र में चावल की खेती भी होती थी। सोनौली, भाई सोनौली कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी वाला पार्ट है, यानी कि बागपत जिला जो कि दिल्ली के आसपास का इलाका पड़ता है ना भाई, गाजियाबाद के, उसके पास है सोनौली। महत्व क्या है इसका? यह स्थल कांस्य युग का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। कांस्य युग का ये पुरातात्विक स्थल है। महत्वपूर्ण खोज, यानी सोनौली में क्या क्या चीज़ें मिली थी? तांबे के हेलमेट मिले थे। हेलमेट क्या यार, गाँव के लोग गाड़ी चलाते थे, कुछ पहनते रहेंगे सर पे। तांबे के हेलमेट, एंटीना तलवारें, ठीक है, करछुल जिससे सब्जी निकालते हैं, मोती, तांबे की कीलें वगैरह भी वहाँ पे मिली हैं। सॉलिड डिस्क व्हील कार्ट, ठीक है, इसे भारत की पहली रथ खोज भी कहा गया। भाई उस टाइम पे गाड़ी वगैरह भी वो लोग चलाते थे कुछ इस तरीके से। सॉलिड डिस्क व्हील कार्ट भी वहाँ पे मिले हैं। टेराकोटा के बड़े पात्र, भूरे बर्तन, लाल फूलदान, रेड वेसल वगैरह भी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं, जो कि वहाँ पे पाए गए हैं। अतिरिक्त तथ्य, सोनौली की खुदाई से युद्धक संस्कृति, वैरियर कल्चर के प्रमाण मिलते हैं। तो वैरियर कल्चर के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं? सोनौली में मिलते हैं, ठीक है, यूपी में। भाई उसी ये यूपी वाले लड़ाई वगैरह करते रहते हैं क्या भाई। यह स्थल हड़प्पा संस्कृति से उत्तरवर्ती युग लेट हड़प्पन कॉपर एज ट्रेडिशन को दर्शाता है, ठीक है। रोपड़, देखो रोपड़ कहाँ पे है? ये पंजाब के सतलुज नदी के किनारे, मैक्सिमम 90% तो भाई आपके नदी किनारे ही मिल रहा है। तो जो रोपड़ है वो पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पे स्थित है। महत्व, यह स्वतंत्र भारत में सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई का स्थल है। तो स्वतंत्र भारत में पहली खुदाई कहाँ पे हुई थी? तो रोपड़ में हुई थी, जो कि सतलज नदी किनारे, यानी सतलज नदी कहाँ पे? पंजाब में। तो चीज़ें आपको रिवर भी याद होती रहेंगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे। सतलज नदी कहाँ है भाई? पंजाब में है, ठीक है। मुख्य तथ्य, तो जो रोपड़ है उसका मुख्य तथ्य क्या था, स्पेशलिटी क्या थी? यहाँ से हड़प्पा संस्कृति से लेके उत्तर वैदिक काल तक के अवशेष मिले हैं, यानी अभी आप जो आगे पढ़ने वाले हो उसके भी अवशेष आपको रोपड़ से मिलने वाले हैं। मिट्टी के बर्तन, धातु उपकरण, कंकाल अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ निरंतर बस्ती, कंटिन्यूअस हैबिटेशन थी, यानी यहाँ से कोई भी चीज़ें खत्म नहीं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो धीरे धीरे यूपी की तरफ शिफ्ट हुई थी, उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हुई थी, समथिंग, ठीक है। तो यह दर्शाता है कि यहाँ निरंतर जो बस्ती है वो यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ से कभी ख़त्म नहीं हुई थी, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। यूपी से लेके यहाँ पंजाब वाला जो पार्ट है इधर साइड में। दैमाबाद, अब जो दैमाबाद है भाई ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर है। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में कोई नहीं पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कौन सा एक्सकवेशन साइट था, कौन सा उस टाइम का साइट था। तो भाई दैमाबाद जो है वो आपके महाराष्ट्र में थी, प्रवरा नदी के बाएं किनारे पे थी। 1958 या 1958 में बीपी बोरपाल डेरकर जो हैं इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, खोज किया गया था। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई गई थी? तांबे का घेड़ा पाया गया, तांबे की हाथी पाई गई, तांबे के रथ पाए गए, तांबे के मानव आकृति पाई गई, और अत्यंत प्रसिद्ध खोजें भी यहाँ पे बहुत सारी हुई थी। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी अच्छी अच्छी खोजी हुई होंगी, कैसे कैसे लोग बनाते होंगे, मतलब तांबे की सारी चीज़ें खेलते होंगे, तांबे का रथ, तांबे की हाथी, तांबे का घेड़ा, ये सब सारी चीज़ें खेलती होगी। फ़ोन वगैरह तो उस टाइम पर नहीं था। माइक्रोलिथिक ब्लेड, यानी कि जो हड्डी के ब्लेड होते हैं ना भाई, छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें, हड्डी के औजार, हाथी दांत के टुकड़े, मन के टेराकोटी छिल्ले भी वहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। अब देखो जो माइक्रोलिथिक है, ये सारी जो वर्ड आप सुन रहे हो ना, वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ 1.25x करके उसको देख लो। तो चीज़ें यार देखो, आपको सिलेक्शन लेना है तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। और मैं यहाँ पे इतना मेहनत कर रहा हूँ, डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इतना अच्छा नोट्स बना रहा हूँ कि आपको कहीं और ना जाना पड़े। बाकी टीचर्स आपको 30 मिनट में एक क्लास करा देते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक घंटे की क्लास करा रहा हूँ। इसमें मेहनत लग रहा है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको नोट्स बनानी पड़ेंगी, उसको रिवाइज करना पड़ेगा और लेसन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है NTPC के एग्जाम में जो, या फिर रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में जो जीके का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्री में तो 40 नंबर आता है और मेंस में आपके 50 नंबर के भी जीके आपको देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर को इंक्लूड करते हुए।
कालीबंगन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी, जो कि प्राचीन सरस्वती, घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती थी, के तट पर ये स्थित है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिले? जुते हुए खेत कहाँ पे मिले? कालीबंगन में मिले, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन हल चलाने का प्रमाण भी कालीबंगन में आपको मिला है। अग्निवेदियाँ, आपको मैंने बताया धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो यज्ञ वगैरह होता था, उसके संकेत भी यहाँ पे मिले आपको कालीबंगन में। कचरा निकासी व्यवस्था भी उस टाइम पे थी। अभी लोग कितना सिविक सेंस का ज्ञान देते हैं, लेकिन उस टाइम पे कचरा निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। स्ट्रेटोग्राफी यानी परतों का अध्ययन, स्वगृह प्रथाएं, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस वगैरह भी उस टाइम पे होती थी। पौधों और पशुओं के अवशेष, पौधों के अवशेष कैसे मिलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता है। नालियों के निशान, निर्मित संरचनाएं, सामाजिक और पर्यावरणीय जीवन के प्रमाण भी वहाँ पे मिले हैं। अतिरिक्त तथ्य, यहाँ से पूर्व हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों काल के अवशेष मिले। तो पूर्व हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के कहाँ पे आपको संकेत मिलेंगे? कालीबंगन में मिलेंगे। तो यही जो यूनिक पॉइंट्स है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कालीबंगन का अंत बहुत बार पूछता है, अगर एग्जाम में इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है काली चूड़ियों वाला नगर। कालीबंगन मतलब, बंगन मतलब होता है चूड़ी और काली मतलब काला, तो काले चूड़ियों वाला नगर कालीबंगन को बोलते थे। कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जो कोट दीजी का स्थान है वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज फजल अहमद खान ने के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण खोजें क्या क्या थी? कोट दीजी की मिट्टी के बर्तन, धूपदान वगैरह मिले हैं, भंडारण जार, खिलौना गाड़ियाँ, गेंदे, चूड़ियाँ, मोती, ये सब कुछ आपको कोट दीजी में देखने को मिली हैं। मातृ देवी और जानवरों की टेराकोटे की मूर्तियाँ, कांच से तीर और पत्थर के औजार भी वहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तर के भी अवशेष मिले हैं। अतिरिक्त तथ्य, कोट दीजी संस्कृति को सिंधु सभ्यता का पूर्ववर्ती यानी कि प्रोटो हड़प्पन चरण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन वाल संकेत देती हैं कि निगर सुरक्षा व्यवस्था से भी वो लोग परिचित थे। अमरी, देखो यार, आप देख रहे हो कितने सारे जो जगह है ना, वो आप धीरे धीरे देखते जा रहे हो कि यार इतने सारी जगह तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली यही सारे जगह आ रहे हैं। तो इस क्लास को जरूरी नहीं कि एक ही बार में देखो, आप 2 बार 3 बार में देख सकते हो, ठीक है, 1.25 पे भी देख सकते हो, लेकिन क्लास को पूरा देखो और नोट्स को अच्छे से बनाना। अमरी नाम की जगह, ये जो अमरी नाम की जगह है, इसका जो स्थान है वो आधुनिक सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन बस्ती थी। इसकी जो खोज है वो NC मजूमदार ने के द्वारा की गई थी। यह स्थल अमरी संस्कृति चढ़, अमरी कल्चर के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रोटो हड़प्पा काल से संबंधित है, ठीक है। मुख्य तथ्य क्या थी? यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान, कच्चे मिट्टी के बर्तन और घरेलू औजार मिलते हैं। यह कोट दीजी और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के बीच का संक्रमण, बीच का जो टाइम है वो उस टाइम पीरियड को दिखाता है। उसके बाद है बालकोट। अब भाई खत्म ही होने वाला है, टेंशन मत लो। बालकोट, जो बालकोट है वो पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित 4 प्राचीन तटीय स्थलों में से एक है। मकरान जो है वो मकरान तट पर, जो बालाकोट है वो पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित 4 प्राचीन तटीय स्थलों में से एक है। महत्व, यह स्थल चूड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। तो जो बालाकोट है वो चूड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। अतिरिक्त तथ्य, यहाँ से सीप और शंख से बने आभूषण, टेराकोटा के खिलौने और कला उपकरण भी प्राप्त यहाँ से हुए हैं। यह सागरी व्यापार यानी मेरी टाइम ट्रेड का संकेत देती है। तो सागरी व्यापार यानी मेरी टाइम का संकेत कौन देता है? तो बालाकोट से ये सारी चीज़ें होती थी। सुतका को, ठीक है, अब पहली बार ये सारे वर्ड सुन रहे हो। तो जो सुतका को, ये पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। महत्व, यह स्थल सिंधु सभ्यता का एक तटीय व्यापारिक केंद्र था, जो सुतकोंडा और लोथल जैसे स्थलों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। मुख्य खोज ईंट की संरचनाएं, भंडारण क्षेत्र, समुद्री व्यापार के अवशेष भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिली। जो कॉमन है उसको आपको याद नहीं करना है, आपको याद करना है कि जो सुतकोंडा है वो कहाँ पे स्थित था, ठीक है, वो कहाँ पे अभी इस टाइम पे, बस इतना ही आपको याद करते हुए चलना है। सुरतघई, अब जो सुरतघई है अफगानिस्तान के दरकार्ड जिले में अमू दरिया यानी कि जो ऑक्सस रिवर है उसके तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी व्यापारिक उपकेंद्र था। अब ये उत्तरी व्यापारिक केंद्र, दक्षिणी व्यापारिक केंद्र, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सारी के सारे को मैं एक बार हम मतलब लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है और साथ ही साथ उसका एक चार्ट भी बना रखा है, जहाँ पे आप देख पाओगे उत्तरी क्या था, दक्षिणी में कौन सा स्थित था, मिड में कौन सा स्थित था, पूर्व में कौन सा स्थित था, तो वो आपको लास्ट में भी देखने को मिल जाएगा। मुख्यतः यहाँ से लापिस लाजुली, धान यानी कि राइस हस्क और हड़प्पा शैली के बर्तन भी मिले हैं। यह स्थल भारत अफगानिस्तान के व्यापार मार्ग का प्रमाण है, ठीक है। तो उस टाइम पे भारत और अफगानिस्तान का भी व्यापार वगैरह होता था। भीरडाना, भाई कुछ अजीब ही अजीब नाम है। भीरडाना स्थान हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित है। भीरडाना, महत्व, इसे सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है।
सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता दिया था, और सबसे प्राचीन भी देख लो कौन सा है। सबसे प्राचीन कौन सा है? भिरडाना, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेष पूर्व हड़प्पा काल के माने गए हैं। मिट्टी के बर्तन, हड्डी के औजार और कृषि के प्रारंभिक प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। अल-हदीनो जो कि बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। अल-हदीनो कहाँ पे है? ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। सबसे छोटा मैंने बता दी, सबसे बड़ा आपको मैंने बताया ऊपर वाला। और जो अल-हदीनो है ये सबसे छोटा स्थल है सिंधु सभ्यता का। यहाँ पे छोटे घर, कुएं और अनाज भंडार के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि कहाँ पे सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल। इसको एग्जाम में पूछता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। और आपको नोट्स में लिख भी लेना है। 2014 में जो राखीगढ़ जो कि हरियाणा में है को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल घोषित किया गया था। इससे पहले यह स्थान मोहनजोदड़ो को मिला था। पहले मोहनजोदड़ो था सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी का, लेकिन राखीगढ़ का जो हरियाणा है 2014 में इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल घोषित कर दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमाएं लगती हैं, हमने आपको बता दिया महाराष्ट्र से लेकर जम्मू, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला है। पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर और पश्चिम में पाकिस्तान, ईरान की सीमा तक ये फैला हुआ था, ठीक है। अतिरिक्त तथ्य राखीगढ़ हरियाणा को, ये हमने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। सभ्यता का विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में था। मतलब टोटल जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन से स्टेट में कौन से इंपॉर्टेंट जगह थी और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पाई गई थी। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब ये जो स्टेट में पाई गई कि भाई इस स्टेट में क्या क्या चीज़ें पाई गई थी उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, बस रिवीजन करने के लिए आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। प्रमुख फसलों का, कपास के उत्पादन कहाँ कहाँ पे हुए थे, कहाँ कहाँ पे मिली थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यों रिवीजन के लिए मैंने बता रखा है, तो ये चार्ट भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। एक सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे छोटा स्थल, सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, यही सब एग्जाम में पूछते हैं ना, छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट चल रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेंगे, उसके बाद इसके बाद पतन के बारे में जान लेंगे हम लोग। व्यापार प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार आधारित थी। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, यानी एक सामान दो दूसरा सामान लो, कुछ इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे खरीदी बेची जाती थी। वस्तुओं का आदान प्रदान सीपियाँ, धातुएं, पत्थर और मनके और कपास के सामान से किया था। मतलब सामान दिया, कपास दे दिया, सामान दिया, धातु ले लिया, पत्थर दिया, सामान ले लिया, ऐसे कुछ वहाँ पे सामान का जो आदान प्रदान है वो किया जाता था। व्यापार का जो विस्तार है, व्यापार का क्षेत्र मध्य एशिया से लेके टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, मध्य एशिया से लेके उनका व्यापार जो है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दो तीन चीज़ें आपको रिपीट देखने को मिलेंगी जिससे आपके माइंड में चीज़ें स्ट्राइक कर जाएंगी। दिलमुन, आधुनिक बहरीन और मगन या माकन, मकरान तट, ये आपने सुना होगा, ओमान, इस व्यापार के मध्यवर्तीय स्टेशन थे, ठीक है। मुख्य व्यापारिक केंद्र लोथल जो था समुद्री मार्ग के लिए इंपॉर्टेंट था, बंदरगाह था, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को रिवाइज करते जाओगे। चनहुद्रो जो है मन का निर्माण का केंद्र था। धौलावीरा जो है सीरा लेक और जल व्यापार का केंद्र था। परिवहन स्थान, नावें और बैलगाड़ियाँ वगैरह का भी प्रयोग उस टाइम पे होता था, ठीक है। बुल रॉक कार्ट्स बोलते हैं इसको, बैलगाड़ियों को, देख लो कितना अच्छा इंग्लिश है, कितना अच्छा वर्ड है। आयात किस तरीके से होता था, किस किस चीज़ों का आयात होता था दूसरी जगहों से। सोने का आयात होता था अफगानिस्तान से दक्षिण भारत, और अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से सोने का आयात होता था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में। चांदी का आयात ईरान से करते थे ये लोग। तांबा मंगाते थे राजस्थान की खेतड़ी से और ओमान से भी मंगाते थे। टिन भी मंगाते थे अफगानिस्तान से। जेड जो है एक मेटल होता है, उसको मध्य एशिया से ये लोग मंगाते थे। स्टीटाइट स्थानीय शिल्प निर्माण के लिए इसका प्रयोग होता था। अब देखो हमने बता दिया आयात किस चीज़ की करते थे, मतलब क्या क्या चीज़ें मंगाते थे। अब क्या क्या चीज़ें वो वहाँ से भेजते थे सिंधु घाटी सभ्यता से, क्या क्या चीज़ें उत्पाद होती थी। कृषि उत्पाद होता था, कपास के वस्त्र भेजा करते थे, टेराकोटा की मूर्तियाँ भेजा करते थे, मन के जो कि माला वगैरह होती है ना मोतियों को, उसको भेजा करते थे बना के। शंख भेजा करते थे लोथल से। हाथी के दांत उत्पादन होती थी, हाथी के दांत बेचा करते थे, और धातु के जो उपकरण है वो भी वहाँ से बेचा करते थे। लैपुस लाजुली व्यापार, लैपुस लाजुली यानी कि जो नीलम का पत्थर का व्यापार है, विशेष रूप से प्रतिष्ठा का प्रतीक था और शासकों की सामाजिक स्थिति बढ़ाने में सहायक था। नहीं कि जैसे कि अभी गोल्ड वगैरह है ना, उस टाइम पे नीलम का जो पत्थर है वो भी वो लोग सेल किया करते थे। प्रशासन किस तरीके का था, यानी कि पुलिस व्यवस्था कैसी थी उस टाइम की। केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटी, सभ्यता में एक समान शहरी नियोजन था। ईंट के मानक आकार
और व्यापारिक एक रूपता दर्शाती हैं। कोई केंद्रीय प्रशासनिक शक्ति या परिषद रूरल मतलब कि कोई सेंट्रल जो प्रशासनिक है मतलब क्या बोलते हैं जो सेंट्रल काउंसिल है वो कुछ रहा होगा। सेंटर में मतलब एक ऐसा काउंसिल रहा होगा, एक प्रशासन रहा होगा जो पूरे नगर नियोजन को व्यवस्थित करता था। ठीक है, तो उसका प्रमाण हमें वहाँ पे मिलता है। सेना के प्रमाण, हड़प्पा सभ्यता में अस्थायी सेना या संगठित सैन्य बल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। मतलब सेना वगैरह आर्मी वगैरह होती थी, उसका कोई प्रमाण वहाँ पे नहीं मिलता है। सभ्यता शांति प्रिय और आर्थिक रूप से संगठित समाज थी। भाई शांति प्रिय थी तभी तो इसका प्रमाण नहीं मिला है, सिंपल सी बात है। मुहरें और मुद्रण भी आपको मिले हैं। संरचना, अधिकांश जो मुहरें हैं वो वर्गाकार यानी कि इस स्टाइल से वर्गाकार बनी हुई थी अधिकांश मुहरें। ठीक है, मुहरों पर प्राय एक और जानवर जैसे बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, इस टाइम पे समझ होगा उस टाइम पे बैल, गैंडा, बाघ, हाथी होते थे। ठीक है, या मानव आकृति बनी होती थी। और दूसरी ओर संक्षिप्त लिपि इंडस स्क्रिप्ट अंकित होती थी। ठीक है, उपयोग क्या थी हमने आपको बता दिया। जो व्यापारिक वस्तुओं को पहचान के लिए ट्रेडमार्क के लिए उसका यूज किया था उस टाइम पे ट्रेडमार्क। ठीक है, ताबीज या फिर पहचान चिन्ह के रूप में उसका भी यूज़ किया जाता था। प्रशासनिक जो दस्तावेज होते थे उन पर मुहर लगाने के लिए कि भाई ये इस डिपार्टमेंट का है, उसके लिए भी उनका यूज़ होता था। जो मुहरें उनका यूज़ होता था। अधिकांश मुहरों पर बैल का चिन्ह होता था और कुछ मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग चलता था। जो ये होता है ना स्वास्तिक, उसका भी जो चिन्ह है वो पाया जाता था। मुझे एग्जैक्टली स्वास्तिक का निशान नहीं पता है, लेकिन स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो पाया जाता है। कुछ इस तरीके से होता है ना, स्वास्तिक का निशान भी पाया जाता था। मुहरें हड़प्पा काल का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती हैं। अब कला एवं शिल्प। ठीक है, कांस्य कला, ब्रोंज कास्टिंग। हड़प्पा वासियों ने एक लास्ट वैक्स तकनीकी यानी कि शायर पर्ड्यू से कांस्य मूर्तियां बनाई थी। ठीक है, प्रमुख उदाहरण नृत्य करती जो लड़की है, डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, इसका मैंने आपको हाइट बता ही दिया था ऑलरेडी। कांस्य की भैंस, कांस्य की पुच्छी, कुत्ता, अन्य पशु की मूर्तियां वगैरह भी वहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा डिटेल में है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। अब धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो धर्म है, देवता और उपासना, मातृ देवी की वो लोग उपासना करते थे जो कि प्रजनन और समृद्धि की प्रतीक थी। पशुपति महादेव मुहर भी वहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है और चारों ओर पशु कौन कौन से, भैंस, बाघ, गैंडा, हाथी, हिरण, वो मिलते हैं। आपके ऑप्शन पूछ देगा कि कौन से इसमें जो है वो ज्ञात नहीं था, तो इनमें से एक ऑप्शन नहीं रहेगा, वो आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यह आकृति भगवान शिव से समानता दर्शाती है। पूजा पद्धति, मंदिर का कोई भी प्रमाण उस टाइम पे नहीं मिलता, तो एग्जाम में पूछेगा तो मंदिर का कोई प्रमाण उस टाइम पे देखने को नहीं मिलता है। अग्नि वेदियों और ताबीजों का प्रयोग व्यापक था। प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स का भी प्रमाण ग्रेट बाथ से मिलता है, यानी कि जो ग्रेट एक बाथ टब था वहाँ पे बहुत बड़ा सा, वहाँ से पता चलता है कि वो लोग जल स्नान भी किया करते थे प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब स्पिरिचुअल ढंग से। ठीक है, अन्य धार्मिक प्रमाण प्रतीक जो है वो कुछ इस तरीके से, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह के बारे में बता दिया। लिंगाकार आकृतियाँ भी धार्मिक प्रतीक माने जाते थे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिली हैं। वृक्ष, पीपल के ट्री, पशु, बुल, यूनिकॉर्न, सर्प वगैरह पूजनीय प्रतीक वहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक क्लास में मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी है, इसी क्लास ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कि सारी चीज़ों का एक निचोड़ है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसको आप बाद में रिवाइज कर लेना। उसके बाद सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, कारण निर्धारण। ठीक है, यानी कि टाइम लाइन ऑफ डिक्लाइन, किस टाइम से वो बिल्कुल नीचे जाने लगा उसका ग्राफ। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। 1800 ईसा पूर्व तक अधिकांश नगर पूरे तरीके से खत्म हो चुके थे और 1400 के आसपास तक तो पूरा खत्म हो गए थे। उसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई थी। इस काल के बाद सभ्यता धीरे धीरे ग्राम्य और क्षेत्रीय संस्कृतियों में परिवर्तित होती गई। पतन के कौन कौन से कारण रहे होंगे, प्रोबेबल काजेज ऑफ डिक्लाइन, किस कारण से पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों के संयोजन से जोड़ा जाता है। ऑब्वियसली कुछ पता नहीं है, कोई लिखी चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकी हैं, तो भाई किस वजह से क्या चीज़ें हैं वो मतलब पतन हुआ था, वो सारी चीज़ें हम लोग संभावना ही लगा सकते हैं। तो उससे क्या क्या बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। पर्यावरणीय कारण बोलते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर होगा, जैसे कि जलवायु में कुछ परिवर्तन आया होगा, वर्षा की कमी हुई होगी, या फिर नदियों के मार्ग बदलने से कृषि प्रभावित हुई होगी, बाढ़ या फिर भूकंप आया होगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बाढ़ के बार बार आने के प्रमाण भी मिले हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ होगा, यानी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ होगा। भूमि का अत्यधिक दोहन, यानी बहुत ज़्यादा कृषि किया होगा, बहुत ज़्यादा खाद्य वगैरह का यूज़ किया गया होगा। जंगलों की बहुत ज़्यादा कटाई की गई होगी।
पर्यावरणीय क्षरण से विनाश हुआ होगा। जैसे कि उस टाइम पे कितना टाइम पीरियड था, मतलब 2000 साल तक लगभग ये जो सभ्यता है 1500 से 2000 साल के आसपास ये लगभग चली थी उस टाइम पे, जैसे अभी चल रहा है। तो अभी देख रहे हो कितना ज़्यादा सारी चीज़ों का दोहन हो रहा है, अर्थ से कितनी चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो हो सकता है कि जो इकोलॉजिकल है वो इम्बैलेंस हुआ होगा, इस वजह से उनका जो पतन है वो हो गया होगा। ठीक है, तो यह सबसे स्वीकार मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न ये सारे के सारे माने गए कि इन्हीं में से किसी एक वजह से ये चीज़ें हुई होंगी, या फिर इनमें से 2-3 चीज़ें भी हो सकती हैं पतन का कारण। कृषि और भूमि क्षरण, सॉयल एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर डिप्लेशन, निरंतर खेती से मिट्टी की उर्वरता घटने लगी होगी। नदियों द्वारा लाई गई जो गाद हैं, जो सिल्ट होती हैं, ने भूमि को अनुपयोगी बना दिया होगा। व्यापारिक गिरावट यानी डिक्लाइन इन ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया होगा किसी रीजन से। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार घटने से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। बंदरगाह और व्यापारिक मार्ग रेगिस्तानी क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए। उस टाइम पे जो अभी आप राजस्थान का जो पार्ट देख रहे हो ना, वो रेगिस्तान हो गया है। हो सकता है कि उस टाइम पे कभी ना कभी अच्छा जगह रहा हो, ठीक है, लेकिन नेचुरल कुछ डिजास्टर रहा हो जिसको से अभी वो रेगिस्तान हो गया हो। और कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, या फिर बाहरी आक्रमण वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को इसका कारण मानते हैं कि आर्य उस टाइम पे आए होंगे, वैदिक काल स्टार्ट होने ही वाला होगा, तो उस टाइम पे इनका आक्रमण हुआ होगा और ये जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता वो खत्म हो गई होगी। परंतु इस सिद्धांत के पुरातात्विक प्रमाण बहुत सीमित है, मतलब इसका कोई भी प्रूफ है वो नहीं मिला है। अधिकांश संभावना यह है कि सभ्यता भीतर से कमजोर हुई और नए समूहों ने धीरे धीरे क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। शहरी जीवन का पतन किस तरीके से हुआ था? नगर नियोजन, जल निकासी और प्रशासनिक संगठन धीरे धीरे समाप्त हो गए। लोग छोटे छोटे गांवों में बसने लगे और शहरी जीवन ग्रामीण स्वरूप में बदल लिया। मतलब जो ग्रामीण जीवन है वो तो समाप्ति हो गया, लेकिन जो शहरी जीवन है वो भी सबसे पहले ग्रामीण जीवन में बदला और ग्रामीण जीवन है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। और यहाँ पे भी आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिससे आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो कि भाई किस तरीके से चीज़ हुई थी। सॉल्ट के लिए ना, कि आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, उसके लिए मैंने चार्ट बना रखा है जिसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। और यार एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सारे कंटेंट जो है ना वो मुझे जेन्युइन जुटाने पड़ते हैं, फिर एडिट करना, ऐसे लिखना, हिंदी इंग्लिश दोनों को कन्वर्ट करना, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है, लिटरली आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे, और जितनी क्लासेस सबके सब आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, आने वाले टाइम में करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।